नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी और आप सभी बढ़िया होंगे। और तैयारी को अब धार देने का टाइम आ गया है, मतलब कि बस अब फटाफट रिवीजन करने का टाइम आ गया है। आप सभी के खूब सारे कमेंट आए कि PYQ कराइए, PYQ कराइए, तो आज इसी के लिए अपन PYQ सीरीज लेके आए हैं। तो सबसे पहले PYQ में अपन शुरू करेंगे आधुनिक काल के, क्योंकि आधुनिक काल में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो आधुनिक काल के PYQ में, तो सबसे पहले आधुनिक काल के PYQ में जो 2025 के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था, तो उससे शुरुआत करते हैं। तो 2025 की असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी PYQ पूछे गए हैं, आप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इकट्ठे किए हैं कुछ, और उनको अपन करवाने की कोशिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर, है ना, अभी वीडियो में आगे। तो आप सभी आखिर तक वीडियो देखें। अगर टाइम ऐसे लग रहा है कि कम है और भैया आप देख नहीं पा रहे हैं, तो आप 2x की स्पीड पे देखें। और एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, मैं कई बार कई चीजों को बता चुकी है कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, वैसे ही वीडियो भी एक बार देखने से कुछ नहीं होता। कम से कम आप एक वीडियो को, PYQ की भी वीडियो है, किसी की भी हो, मैं ये नहीं कह रही मेरी ही हो, कोई भी व्यक्ति की देख रहे हैं, तो उसको कम से कम 2 या 3 या 4 बार तो कम से कम देखें। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार ही आपको वो मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा और ज्यादा चीजें याद रहेंगी, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने PYQ आधुनिक काल के। ठीक है जी, करते हैं। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था AP का 2025 वाला, वो पेपर है, उसको आज हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। आधुनिक काल के साहित्य में सांस्कृतिक सामाजिक चेतना को विकसित करने वाली संस्थाओं और उनके ऐतिहासिक तथ्यों में सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ये कई बार पूछी जाती हैं, जो भी संस्थाएं हैं और जिन संस्थाओं की जैसे कि किसी ने स्थापना करी है, वो उनके बारे में तो सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है प्रार्थना समाज। प्रमुख न्यायक है इनके महादेव गोविंद रानडे। तो प्रार्थना समाज का आप एक क्षण याद कर लीजिए कि कब प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, और इसकी संस्थापक थे जो वो कौन थे, ना, गोविंद रानडे जी थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से मानी जाती है, और आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी, इसके ऊपर थोड़ा विवाद है, क्योंकि 2022 में फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था और जिसको डिलीट कर दिया गया था। तो आप एक बार इसका सन देख लीजिएगा कि आरपीएससी ने क्या मानना है, कोई और कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। वैसे तो लगभग 1875 में मानते हैं, पर कुछ विवादित क्वेश्चन है ये। और ब्रह्म समाज है, तो जाति प्रथा का विरोध करते थे ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का जो संस्थापक है, उन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रथम शाखा केरल, अर्नाकुलम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये तथ्य है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी जो तथ्य है कि भाई इसकी स्थापना यहाँ से हुई, ये यहाँ से नहीं हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी नवजागरण के संबंध में निम्न कथन किसका है। कथन कारण बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। तो हिंदी नवजागरण के बारे में पूछा है। हिंदी नवजागरण का जो काल है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो युग माना जाता है, जो उनका काल है, वो हिंदी नवजागरण काल कहा है रामविलास शर्मा ने। आप देख लेना कि किसको लोक जागरण काल का है, किसको हिंदी नवजागरण काल का है। तो आप ऐसे देख सकते हैं उनको क्वेश्चन को, जैसे हिंदी नवजागरण काल किसने कहा है ना। और जो हिंदी का लोक जागरण काल है, वो भक्ति काल को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है, वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। तो पुराना लोक जागरण कौन सा था, एक तरीके से रामविलास शर्मा ने कहा। तो ये भक्ति काल के बारे में बात कर रहे हैं कि लोक जागरण काल का ही विकास था, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से नव जागरण शुरू हुआ था, वो एक तरीके से भक्ति काल को ही, उसका ही विकास बताया है भारत रामविलास शर्मा ने, और दोनों रामविलास शर्मा ने ही कहा है। निम्न में से, तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्न में से किस आलोचक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का वैतालिक कहा है। तो आलोचक के बारे में क्वेश्चन है कि भारतेंदु को नव जागरण का वैतालिक किसने कहा है। तो ये भी रामविलास शर्मा ने ही भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का वैतालिक कहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वदेशी के व्यवहार के लिए प्रतिज्ञा पत्र
किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्होंने स्वदेशी व्यवहार के लिए कहा था कि स्वदेशी अपनाएं, सब चीज़ स्वदेशी के लिए। तो कौन सा प्रतिज्ञा पत्र था जिसके अंदर उन्होंने किस पत्रिका में प्रकाशित किया था कि ये प्रतिज्ञा पत्र निकाल रहे हैं? वो था कवि वचन सुधा पत्रिका थी उनकी, उसमें। अब आपको पता होना चाहिए कि कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है वो कब हुआ, कहाँ से हुआ, बाला बोधनी का कब और कहाँ से हुआ, हरिश्चंद्र मैगजीन कब नाम पड़ा, हरिश्चंद्र चंद्रिका का कब हुआ, है ना। इनके सब के आप आंसर आगे लिख लेना कि इनका प्रकाशन वर्ष ये है और इस जगह से ये निकाली जाती थी, ठीक है। और इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका पहले मैगजीन के नाम से था, फिर चंद्रिका नाम कर दिया गया था, तो ये चेंज हुआ था, ये भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो जो ये पंक्तियाँ दी है ये किस कवि की है? अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। तो ये कहा है भारतेंदु जी ने, है ना, कि भाई हमारा धन विदेश जा रहा है और अंग्रेजी जो राज है वो सारे सुख का आनंद ले रहे हैं। तो ये भी भारतेंदु जी की कही हुई लाइनें हैं। आपने देखा होगा कि भारतेंदु जो मंडल है या भारतेंदु का युग रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारतेंदु जी थे। तो अब तक कितने सारे क्वेश्चन भारतेंदु जी से पूछे जा चुके हैं। निम्न में से भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग के अंदर बहुत सारे लेखक रहे हैं, लेकिन मंडल एक अलग था उनका जिसमें कुछ लेखक थे, तो उसमें से लेखक नहीं है वो बताना है आपको, है ना। तो राधा कृष्ण दास जी हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री हैं, दामोदर शास्त्री सप्रे हैं, लेकिन जगदम्बा प्रसाद मिश्र हैं, ये नहीं है, ये बाद के युग में आते हैं। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण की दूसरी मंजिल माना है। तो रामविलास शर्मा जी थे, उन्होंने हिंदी नवजागरण की दूसरी मंजिल भारतेंदु युग को माना और पहली मंजिल किसे माना था? भक्ति काल को माना था उन्होंने। रामविलास शर्मा के 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम विषयक विचारों की दृष्टि से बेमेल है। तो जो रामविलास शर्मा जी थे उन्होंने 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था उसके बारे में अलग अलग उन्होंने विचार प्रकट किए थे, और उसमें इसमें पूछा है बेमेल है, जो मतलब मिलान मेल नहीं खाता उनको। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके अलावा आपको इसके उत्तर देने हैं। तो मैं इसका सीधा ही उत्तर बता देती हूँ कि अंग्रेजों ने यहाँ सामंती प्रथा में जो परिवर्तन किया वह पुरानी उत्पादन पद्धति को बढ़ाने वाला था। लेकिन क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था। भाई सामंती प्रथा से पुरानी उत्पादन पद्धति कहाँ बढ़ी? भाई लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा शोषण हुआ लोगों का, और उत्पादन कहाँ हुआ? नील वगैरह की खेती हुई, इससे उत्पादन घटा और जो भूमि थी वो बंजर हो गई थी। बाकी और आप इसके चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लें, कई बार पूछ सकता है कोई दूसरे ऑप्शन दे के कौन सा मेल खाता है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। किस कवि का उपनाम भारतीय आत्मा है? बहुत फेमस प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की सामान्य विशेषता नहीं है। अब देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा एक अलग से काव्य धारा आई थी, तो उसकी विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। तो विदेशी शासन से मुक्ति पाने की प्रेरणा तो दी थी जब राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा थी उसने, और जिसके अंदर दिनकर जी वगैरह भी आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण भट्ट, कई लोग आते हैं उसमें। कवियों की देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की सच्चाई बिल्कुल थी। कवियों ने भारत की आंतरिक विसंगतियों को दूर करने का आह्वान किया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका ये ऑप्शन गलत होगा, सेकंड वाला, कि कवियों ने स्वयं देश की स्वाधीनता संग्राम भाग नहीं लिया। नहीं, जो कवि ने लिख रहे थे ऐसी चीज़ें लिख रहे थे या फिर ऐसा कुछ आह्वान कर रहे थे कि भाई हमारे देश को विदेशी शासन से मुक्ति चाहिए, तो उन्होंने स्वयं भी स्वाधीनता संग्राम में भाग भी लिया और बहुत बार वो जेल भी गए थे। विजयनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? ये भारतेंदु जी की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। सुकवि सत्सई किसकी कृति है? सुकवि सत्सई अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास भी इम्पोर्टेंट है, इनकी एक दो कृतियाँ ही हैं जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, विजयनी विजय वैजयंती ये वाली रचना के बारे में पूछ लिया था, ये तो भारतेंदु की हो गई। बाकी प्रेमघन की रचनाएं भी आपको याद कर लेनी है और प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं भी याद कर लेनी है। राधा कृष्ण दास की रचनाएं कम है तो कम मोटी मोटी याद कर ले, या फिर मैं एक काम करूँगी कि मैं आपको एक वीडियो बना दूँगी उस पे आधुनिक काल के ऊपर अलग अलग सेगमेंट पे, और उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी रचनाएं, जैसे सरस्वती पांडे है ना बुक, उसमें से मैं बता दूंगी क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है। तो मैं आपको मेंशन करा दूंगी कि ये पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्या है आपकी और हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बद्री नारायण प्रेमगन पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जगमोहन की 2-3 कृतियाँ पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है बस। अब छायावाद से क्वेश्चन पूछा गया है, पल्लव की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा निम्न में से कौन सी काव्य विशेषता वर्णित नहीं है?
देखिए पल्लव की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने काव्य की विशेषताएं बताई है, उसके अंदर पल्लव जो उनकी कृति थी उसमें उसमें उन्होंने बताया था कि भाई अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है ना। उन्होंने ये लाइन कही थी कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है। अब इसमें क्या ऑप्शन पूछ लिया इन्होंने कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए है, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। मतलब बस सिर्फ नहीं है इसका हटा दिया। आरपीएससी मतलब ऐसे शब्दों से ही खेलती है। बाकी उन्होंने सब कहा कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं लाइन, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा है काव्य के बारे में? तो ये सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। ये भी पूछा गया है, भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार नेट में भी और एग्जाम में पूछा गया है। तो भाषा क्या है? संसार का नाद में चित्र और ध्वनि में स्वरूप। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही बात है। तो ये जो आंसर है इसका कि भाई ये नहीं है, ये लाइन अलग है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, ये सही बात है, लेकिन इसमें नहीं है हटा दिया, इसलिए ये गलत बात हो गई। निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता का संकलन, इनका संकलन मुकुल और त्रिधारा ही है। तो ये मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता का संकलन है, काव्य संकलन कह सकते हैं आप। अब आप ये देख लेना दुर्वादल किसका है ना, क्रासी किसका है, क्रासी ना मिले तो छोड़ देना, वैसे मिल जाएगा। और मधुकर्ण किसका है ये देख लेना, ये इसके आगे लिख देना। मान लो कल को पूछ ले कि मधुकर्ण किसका काव्य संकलन है, तो अपन फिर उसमें फंस जाते हैं। ऐसे करके चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना होता है। रामधारी सिंह दिनकर के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? रामधारी सिंह दिनकर के रचनाएं दे रखी है, उनके बारे में पूछा है। तो रामधारी सिंह दिनकर की देखो इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट कवि हैं। तो इनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ लेना। और इनकी रचनाएं कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है ना। तो इनमें क्या, इनके अंदर की जो इनका विषय है वो किससे रिलेटेड है? क्योंकि इन्होंने ऐसे टाइम पे रचनाएं की थी जब कुछ ना कुछ, या तो कुछ इमरजेंसी चल रही थी, और मतलब एक तरीके से आज़ादी के बाद की रचनाएं भी इनकी कई हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रेणुका, हुंकार और रसवंती उनकी आरंभिक रचनाएं हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती तो स्टार्टिंग में लिखी गई थी, ये बात सही है। उर्वशी प्रबंध काव्य के पश्चात उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना की थी। अब उर्वशी तो उन्होंने कब लिखा था? तो कुरुक्षेत्र है वो 1946 की रचना है, और जो उर्वशी है वो 1961 के अंदर उसका प्रकाशन हुआ था। तो उर्वशी पहले कैसे हुई? उर्वशी प्रबंध काव्य के पश्चात कुरुक्षेत्र की रचना थोड़ी नहीं हुई। तो ये उल्टा कथन कर दिया उन्होंने। अगर मान लो इसको कुरुक्षेत्र को पहले दे देते कि कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के पश्चात उर्वशी की रचना हुई, लेकिन ऐसा नहीं था। तो यही कथन क्या हो गया? असंगत हो गया। अब देखो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या था? युद्ध और शांति के विषय पर चर्चा की गई। और कुरुक्षेत्र में जो महाभारत के शांति पर्व पर आधारित था, ये 7 सर्गों में बटा हुआ है। ये भी पूछा जाता है। कुरुक्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। कितने सर्गों में? 7 सर्गों में है। और भीष्म युधिष्ठिर का संवाद है इसके अंदर बेसिकली, और युद्ध और शांति के विषय पे विचार किया गया है। दिनकर मूलतः सामाजिक चेतना के कवि थे, ये बिल्कुल सबको पता है कि दिनकर जी थे वो सामाजिक चेतना के ही कवि थे। और उर्वशी के अंदर क्या है कि एक तरीके से गीति नाट्य है ना। आप कह सकते हैं ओपेरा टाइप, जैसे विदेशों में होता है ना ओपेरा, वैसे है। और इसमें राजा पुर्रवा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम पर आधारित ये काव्य है। तो गीति नाट्य है, ये प्रबंध काव्य नहीं है। और इसका कई बार पूछ लेते हैं कि भाई इसका विषय क्या था और किस पर आधारित है ना, उसके बारे में थोड़ा सा इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। उर्वशी और कुरुक्षेत्र को थोड़ा डीपली पढ़ लेना। अब आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कामायनी के संबंध में बेमेल कथन बताइए। कामायनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। अब इसके अंदर आपको बेमेल कथन छांटना है। तो हम चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि इसमें मनुष्य का उत्तरोत्तर जटिल और संगठित होता रूप है। जो मनुष्य है वो लगातार जो बढ़ते हैं उत्तर के बाद उत्तर, मतलब बाद एक के बाद एक, तो जटिल और संगठित रूप हो जाता है कि भाई पहले श्रद्धा आती है, फिर मनु और श्रद्धा का वो मिलाप दिखाते हैं, और फिर कैसे इड़ा आती है, बुद्धि एक तरीके से अपना काम करती है। तो उनका जटिल और संगठित रूप ही दिखता है। नए मान मूल्यों के आधार पर विकसित मानवीय संस्कृति देव संस्कृति की तुलना में हीन है, ऐसा तो दिखाया नहीं गया। कामायनी के अंदर जो देव संस्कृति भाई उनको बल्कि ऐसा बताया था कि वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई शराब वगैरह में डूब गए थे, और उन्होंने मतलब भोग विलास में अपना जीवन मतलब ऐसे कर दिया था। तभी प्रकृति ने उनको सजा दी थी और उनको हटा के और
मनुष्य की जो संस्कृति थी, मानवीय संस्कृति थी, उसका एक नया रूप देखने को मिलता है। जो मनु ने उस संस्कृति की स्थापना की, तो मनु को मेन पात्र उसमें बनाया गया है। तो हीन तो नहीं मानते, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मृत्यु पर विजय पाने के लिए मनुष्य प्रेम की क्षमता विकसित करता है, ये बात सही है। और इसमें मानव संस्कृति के विकास का आख्यान है। बिल्कुल, मानव संस्कृति का विकास कैसे हुआ, एक व्यक्ति से कैसे पूरी मानव संस्कृति बनी, उसके बारे में बताया गया है। छायावाद की अगर लिखित परिभाषा किस रचनाकार ने दी है। अब छायावाद की भाई बहुत सारी परिभाषाएं पूछी जाती है, तो याद कर लेना। अगर पूरी रचना याद नहीं हुई, पूरी परिभाषा याद नहीं हुई, तो उसको आप कर सकते हो कोई ना कोई छोटी जैसे लाइन से, या फिर छोटा कोई शब्द लेकर उससे। जैसे मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक भान का भाव मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अब ये पूरी लाइन याद नहीं रहे, तो इसमें क्या याद रख लो कि आध्यात्मिक छाया का भाव अगर कहीं आ जाए कि भाई आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की क्या है, सर्वमान्य व्याख्या है, तो इतना याद भी हो जाएगा तो भी नंद दुलारे वाजपेयी जी याद आ जाएंगे। आप याद कर लो कि भाई नंद दुलारे वाजपेयी कैसे व्यक्ति थे। ये थे आध्यात्मिक भाव वाले व्यक्ति थे। आध्यात्मिक छाया की बात करते थे कि आध्यात्मिक छाया का भाव आना चाहिए, तब जाके उसके अंदर आप छायावाद को मान सकते हो कि वो उसकी सर्वमान्य व्याख्या है। आप अपने हिसाब से और भी तरीके हो सकते हैं याद करने के, कोई भी और तरीक़े से याद कर सकते हो, लेकिन किसी न किसी से कनेक्ट करके याद करोगे तो ज़्यादा जल्दी याद होएगा। पूरी या ना याद हो, इतनी बड़ी परिभाषा इतनी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। छायावादी कवियों में से किस रचनाकार को सर्वाधिक रहस्यवादी रचनाकार माना जाता है। छायावाद के 4 ही कवि थे मेन इम्पोर्टेंट, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो इजी क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को सबसे ज़्यादा रहस्यवादी माना जाता है। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज बताती, कहती चलती हैं। ये कथन किसका है। ये कथन आपको वैसे कम मिलेगा कि भाई उनकी कविताओं के बारे में, लेकिन जो मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता है वहाँ कहीं ना कहीं इस बात का हिंट है, ये कथन का हिंट है कि ऐसी बातें शमशेर बहादुर जी कहते हैं मुक्तिबोध के बारे में। और जो उनकी मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, उसके बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा, कुछ आलोचना की, उसमें उन्होंने ऐसी कुछ बातें लिखी है कि मुक्तिबोध की कविताएं अद्भुत संकेतों से भरी हैं। जैसे अंधेरे में कविताएं अपन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा ही लगता है, जिज्ञासाओं से अस्थिर है, कभी दूर से ही शोर मचाती है, कभी कानों में चुपचाप राज बताती हुई चल जाती है। तो ये शमशेर बहादुर जी ने कहा है मुक्तिबोध जी की कविताओं के बारे में। रचना काल के आधार पर केदारनाथ अग्रवाल की निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। केदारनाथ अग्रवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट कवि हैं, केदारनाथ सिंह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके रचनाओं के क्रम को याद कर लेना, इनकी सारी रचनाएं याद कर लेना। इनकी रचनाएं भी काफ़ी हैं, कम नहीं है, लेकिन थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। एक आप नागार्जुन जी की भी कविताओं को याद कर लेना, उनकी रचनाओं को अच्छे से, उनके क्रम को याद कर लेना। अब युगधारा नागार्जुन की है, लेकिन युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो युग की गंगा, नींद के बादल और लोक और आलोक, ये केदारनाथ की अग्रवाल की जो रचनाएं हैं, ये इनका क्रम सही है, क्योंकि सबसे पहले युग की गंगा आई, उसके बाद नींद के बादल थे, लोक आलोक थे। उसके बीच में और ऑप्शनों में बैठ नहीं रहा, क्योंकि वो आगे पीछे हो पा रहे हैं, क्यों ना, उस हिसाब से। आग का आईना शायद 1980 के आसपास की, और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये पहले की रचना है, इस वजह से ये ऑप्शन सेकंड वाला सही रहेगा। कवि नागार्जुन के विषय में निम्न में से असंगत विकल्प बताने हैं आपने को। नागार्जुन का भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, बिल्कुल सही बात है। युगवाणी इनका प्रारंभिक काव्य संकलन था। क्या युगवाणी था नागार्जुन का, बताइए। आप लोग पढ़ रहे होंगे तो मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा। युगवाणी किसका था, सुमित्रानंदन पंत जी का था युगवाणी। और युगवाणी से ही क्या माना जाता है, उनके प्रगति काव्य की, प्रगतिवादी काव्य की शुरुआत मानी जाती है। तो युगवाणी पंत जी का है, इनका नहीं है, इनका है युगधारा। अब कंफ्यूज करने वाले कुछ कुछ जैसे रचनाएं हैं, युगवाणी पंत जी की है, युगधारा नागार्जुन की है, और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। तो थोड़े थोड़े शब्द में इधर उधर है, लेकिन आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन इनका गलत हो गया। आधुनिक हिंदी कविता के में शिष्ट, गंभीर, हास्य और चुटीले व्यंग की दृष्टि से इनकी पहचान है। इन्होंने गंभीर
कोई बात मुद्दा था या गंभीर चीज़ थी उसको भी हास्य और चुटीले व्यंग की दृष्टि से इन्होंने कहा है नागार्जुन ने अकाल और उसके बाद की आपने कविता पढ़ी हो तो इतनी शानदार कविता है, उसको किस प्रकार से इन्होंने इतने आसान तरीके से बताया है कि भाई अकाल जब पड़ता है तब क्या स्थिति होती है और अकाल के बाद क्या स्थिति होती है उसके बारे में। कोई 6-7 लाइन या 10 लाइन की कविता है, आप बिल्कुल छोटी सी कविता है, चाहे तो फ्री रहे तब पढ़ लेना। सतरंगे पंखों वाली इनका कविता संग्रह है, बिल्कुल सही बात है, सतरंगे पंखों वाली इनकी कविता संग्रह है। इसलिए आपको ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, तभी आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। अज्ञे के द्वारा सप्तक के कवियों को राही नहीं राहों के अन्वेषी कौन से सप्तक में कहा गया है? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो राही नहीं हम राहों के अन्वेषी है, एक हम नए नए प्रयोग करते हैं, ऐसे कुछ नए नए अनुसंधान करते हैं उसके बारे में भी है। तो ये बात इन्होंने तार सप्तक में कही है। और जो दूसरी बात है राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, तो तार सप्तक का मतलब जो सबसे पहले सप्तक आया था, पहला सप्तक नहीं है कोई भी, कभी भी याद मत करना या कंफ्यूज मत होना। कई बार पहला सप्तक भी ऑप्शन में आता है, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और तार सप्तक। तो पहले सप्तक का नाम ही तार सप्तक है, फिर दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है और चौथा सप्तक है, ठीक है। और एक जो दूसरी लाइन पूछी जाती है, दूसरे सप्तक में एक इम्पोर्टेंट लाइन है जो बार बार पूछी जाती है, एक प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वह साधन है। भाई प्रयोग क्या है? इष्ट नहीं है, वह सिर्फ साधन है। तो ये लाइन कही गई है दूसरे सप्तक में। और जो सप्तक है, तार सप्तक है, उसके अंदर है कि राही नहीं राहों के अन्वेषी है। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ये तो ऐसे ही राही है, प्रयोगवादी जो कवि है ना, इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऐसे ही घूमते फिरते, मतलब एक तरीके से नंद दुलारी वाजपेयी जी ने तो कहा था कि ठाले बैठे का धंधा है ना। नंद दुलारी वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद के बारे में यही कहा था कि ये ठाले बैठे लोगों का धंधा है। तो ये उन्होंने कहा कि राही नहीं है, हम नई नई राहों के अन्वेषी हैं। तो ये तार सप्तक में कहा। और उसके बाद में फिर इन्होंने कहा कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, कि प्रयोग मतलब हम कर रहे हैं तो वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, प्रयोग तो सिर्फ क्या है? साधन है। ये दूसरे सप्तक में कहा है, इसलिए आप इसको याद रखिए। और अज्ञे जी ने कहा है ये बात, ठीक है। अज्ञे की प्रसिद्ध कविता है अषाढ्य वीणा, उनके किस संकलन में है? देखिए अज्ञे जी काफ़ी इम्पोर्टेंट कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो संकलन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है कि अषाढ्य वीणा के बारे में पूछ लिया गया है कि ये कौन से संकलन में है। बाकी इनके कालक्रम ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनके कालक्रम बताइए, या फिर कभी ये पूछ लिया जाता है कि बाहरा अहेरी में क्या है और हरी घास क्षण भर क्या जो काव्य विषय है वो क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछ लिया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा डीप पूछा गया। तो अषाढ्य वीणा किस संकलन में है? आंगन के पार द्वार में, क्योंकि मुझे लगता है ये शायद क्वेश्चन अषाढ्य वीणा नेट में जोड़ी हुई है और शायद नेट से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है लगभग, ये कहीं ना कहीं लिंक अप है इसका नेट से। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि अषाढ्य वीणा आंगन के पार द्वार से है। या फिर जैसे कोई की रचनाएं अपने जो निर्धारित पाठ है उसमें जोड़ रखी है, तो उसमें से पूछ लेते हैं कि वो फला रचना है वो किस संकलन से है ना। और या कोई पत्रिका में संपादित हुई, जैसे अंधेरे में कविता है तो किस पत्रिका के अंदर उसका संपादन हुआ है, किस पत्रिका में वो छपी थी पहली बार, तो इसके बारे में वो पूछ लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प कवि और रचना के अनुसार बेमेल है? तो कवि और रचना और रचनाकार पूछ लिया। नागार्जुन की रचना है बादल को घिरते देखा, बिल्कुल सही है। और शमशेर बहादुर सिंह की चुका भी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सही। मुक्तिबोध की है ब्रह्म राक्षस। लेकिन केदारनाथ अग्रवाल की सिंदूर तिलंकित भाल, तो किसकी रचना है सिंदूर तिलंकित भाल? सिंदूर तिलंकित भाल है नागार्जुन की, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, भावुक कविता है ये इनकी, नागार्जुन की है, केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। आगे याद रखना कभी रिपीट होए तो। धर्मवीर भारती की रचनाओं का संगत विकल्प बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिलीट होने वाला था, ये क्वेश्चन इनका क्या कह रहा है कि भाई संगत विकल्प बताइए। तो देखिए धर्मवीर भारती की रचनाओं का संगत विकल्प में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। अब धर्मयुग तो पत्रिका है जो धर्मवीर भारती के द्वारा संपादित की गई, 7 गीत वर्ष है 1959 के में लिखी गई थी, इनकी प्रयोगवादी कविताओं का संग्रह है इसके अंदर 7 गीत वर्ष में। और जो कनुप्रिया है, कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में जो आधुनिक तरीके से आप कह सकते हैं कि आधुनिक जो संशय थे एक नए तरीके से लिखी गई है राधा कृष्ण जी के प्रेम के बारे में रचना है वो। अंधा युग है, अंधा युग 1954 में लिखी गई। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की कथा है इसके अंदर।
ये हिंदी का जो रंगमंच है एक तरीके से उसमें मील का पत्थर साबित मानी जाती है और महाभारत युद्ध का अंतिम दिन है उसके ऊपर आधारित ये एक गीति नाट्य है। याद रखना, अंधा युग काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। सन्नाटा इनकी है नहीं। कनुप्रिया के बारे में बता दिया। तो अगर सारों को देखें ना अपन एक क्रम से पूछे, अब इन्होंने सिर्फ ये पूछा कि सिर्फ संगत विकल्प बताइए, तो संगत विकल्प में क्या ठंडा लोहा, कनुप्रिया और अंधा युग भी है। लेकिन क्रम से अगर पूछे तो अंधा युग सबसे पहले लिखी गई 1954 की है, कनुप्रिया है और उसके बाद 7 गीत वर्ष 1959 में है। तो इसमें क्या ठीक से पूछा नहीं गया क्वेश्चन, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया गया, पर बाकी आप सारों के बारे में पढ़ सकते हैं। अरुण कमल की रचना नहीं है। दुनिया रोज बनती है, ये अरुण कमल की नहीं है। नए इलाके में अपनी केवल धार सबूत। अब ये आप सोच रहे होंगे कि अरुण कमल पूछ लिया गया है, मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अरुण कमल स्पेसिफाई किए गए हैं कि भाई इनके हम पूछेंगे ही। तो इनकी रचना जैसे कुछ लोग लगाए हुए हैं, अरुण कमल जी हैं और भी 2-4 नाम हैं, तो उनकी पूछे ही जाते हैं। जैसे अशोक वाजपेयी जी हैं, लीलाधर जंगूड़ी जी है ना, तो इनकी रचनाएं पूछी जाती है क्योंकि वो स्पेशल मेंशन है। पर आप फिर भी एक बार देख ले, मान लीजिए आधुनिक काल में पूछ ले कि अरुण कमल की रचना नहीं है ना, दुनिया रोज बनती है, और ये पता होना चाहिए रोज बनती है, ये दुनिया रोज बनती है एकमात्र कविता है इनकी, आलोक धनवा जी की एकमात्र रचना है। इसके अलावा आलोक धनवा जी ने कोई और वो नहीं लिखा। इनका कविता का संग्रह है एक तरीके से, लेकिन एकमात्र ही कविता का संग्रह है और ये 1998 में प्रकाशित हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आलोक धनवा जी का, आलोक धनवा जी भी जोड़े गए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, और एक ही काव्य संग्रह है, दुनिया रोज बनती है, तो इसको अच्छे से याद रखना। इसके अंदर जरूर और कविताएं हैं, पतंग है, जैसे भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और जनता का आदमी। इन्होंने कम ही काव्य लिखे, कम ही रचनाएं लिखी, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छा किया। इनसे एकमात्र काव्य संकलन से ही इनको इतनी प्रसिद्धि मिल गई जो शानदार लिखे। अब आ गई महिलाएं, हमारी रचनाकार और रचना महिलाओं की, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। आपको पता है टोकरी में दिगंत किसकी रचना है, अनामिका जी की रचना है। कविता में औरत, ये भी अनामिका जी की है, इसलिए क्या हो गया दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया, सुमेलित नहीं है। दूसरे दिन इम्पोर्टेंट है आगे भविष्य के लिए, याद रखें। दूसरे दिन इंदु जैन की है। 7 भाइयों के बीच में चंपा, ये कात्यायनी जी की है। तो इम्पोर्टेंट है ये सारी रचनाएं, अदर ऑप्शन वाले भी याद रखें। आलोक धनवा की कविता का संकलन है, निम्न में से कौन सा आलोक धनवा की कविता का संकलन है? मुलाकातें आलोक धनवा जी की कविता संकलन है। एकमात्र वैसे अपन तो पढ़ते तो ज़्यादातर यही है कि दुनिया रोज बनती है। अब ये मुलाकातें का सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है कि इनकी कविता का संकलन है कि नहीं, लेकिन RPSC ने अगर मानना है तो ये होगा, और मैंने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। पर फिर भी याद रख लेना, मान लो कि भविष्य में पूछ ले तो आप ये एक तरीके से चैलेंज करने के लिए ठीक रहता है। शंभू काव्य कृति किसकी है? जगदीश गुप्त की है, इम्पोर्टेंट है शंभू काव्य कृति। नाटक जारी है, लीलाधर जंगूड़ी का प्रथम काव्य संग्रह है। अभी लीलाधर जंगूड़ी, अशोक वाजपेयी, आलोक धनवा, अरुण कमल, ये चारों के चारों नाम दिए हुए हैं, स्पेशल मेंशन किए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, इसलिए इनके बारे में पूछे गए क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके विधा से मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उन्होंने पहली लाइन यही कही है कि भाई देखो, जो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की जो परंपरा थी उसका आविर्भाव किससे हुआ? नाटकों से हुआ, तो नाटक विधा से मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? वेरी इंपॉर्टेंट, बाल बोधनी निकाली। कब निकाली ये याद कर लेना। कवि वचन सुधा, इन चारों का प्रकाशन वर्ष याद कर लेना। हिंदी गद्य के विकास में अध्यात्म रामायण से अनुदित कृति रामचरित्र की विशेष भूमिका रही है। रामचरित्र के रचनाकार कौन है? तो हिंदी गद्य के जो विकास, स्टार्टिंग विकास हुआ, उसमें 3-4 नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। सदल मिश्र थे और पंडित सदा सुखलाल थे, और भी लल्लू लाल जी थे, और एक व्यक्ति और थे इंशाअल्लाह खां। तो ये 4 लोगों के नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट आते हैं। तो अध्यात्म रामायण से अनुदित जो कृति थी, रामचरित्र लिखी थी इन्होंने, तो रामचरित्र के रचनाकार सदल मिश्र जी थे, इम्पोर्टेंट है ये। वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक की मान्यता आचार्य शुक्ल ने किस लेखक को दी है? तो भाई गद्य की प्रवर्तक किसको मानते हैं शुक्ल जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में सरस्वती के सहायक संपादन के रूप में साहित्यिक
जीवन आरंभ करने वाले हैं। देखिए ये प्रश्न नया है, सरस्वती के संपादक नॉर्मली पूछे जाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया उन्होंने हिंदी के विकास के लिए, और जो 1903 से लेकर 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक मेन मुख्य संपादक रहे। लेकिन उनके साथ सहायक संपादक के रूप में भी साहित्य के जीवन आरंभ किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ये वही गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जो प्रताप पत्रिका भी निकालते थे, कानपुर वाले। सुमेलित कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। अब हमें सुमेलित करना है और फिर उत्तर बताना है। तो हिंदुस्तान, भारतेंदु एक तरफ पत्रिकाएं हैं, आनंद कादम्बिनी और भारत बंधु, और एक तरफ उनके संपादकों के नाम है। तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नाम से पत्रिका किसने निकाली? राजा रामपाल सिंह ने। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी जी ने निकाली थी। आनंद कादम्बिनी ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की थी, इम्पोर्टेंट थी, इसका सन भी याद कर लेना। और भारत बंधु थे तोताराम की। अजमेर से प्रकाशित होने वाली भारतयुगीन पत्रिका है। देश हितैषी कहाँ से प्रकाशित होती थी? अजमेर से। आर्य दर्पण कहाँ से होती थी? बाकी जितनी पत्रिकाएं दे रखी है उनके बारे में भी देख लें, इनके संपादक कौन थे और कब से निकली और कहाँ से प्रकाशित होती थी। रांगेय राघव का निम्न में से कौन सा उपन्यास प्राग ऐतिहासिक सभ्यता पर आधारित है? रांगेय राघव जी का कौन सा उपन्यास है जो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता पर है? मुर्दों का टीला। बाकी भी इनके उपन्यास ही है, विषाद मठ, कब तक पुकारू, घरौंदा, इनका ही है रांगेय राघव जी का। लेकिन जो सभ्यता पूछी गई है उसके ऊपर मुर्दों का टीला है। सरस्वती पत्रिका के संबंध में असंगत कथन बताइए। यह प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करने वाली पत्रिका थी। क्या कथन सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत है कथन। क्योंकि प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करने वाली होती तो हिंदी का कैसे शुद्ध हिंदी का जो अपने आगे जाके शुद्ध हिंदी कन्वर्ट हुई, परिवर्तन आया जो लिखने में हमारी जो देवनागरी लिपि में, वो कैसे हो पाता? तो जो सबसे ज़्यादा काट छाट करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो बहुत ज़्यादा मतलब किसी की काव्य कृति या फिर जो भी रचना है वो उनको अगर हिंदी में नहीं लगती, बहुत ज़्यादा काट पीट करके वापस भेज देते कि भाई इनको सही सुधार करके और फिर वो करो, खूब डांट फटकार लगाते थे। तो हिंदी के जो आविर्भाव हुआ है, हिंदी को जो आज हिंदी जो चल रही है हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का और सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान है। ये हिंदी भाषा का जो जनता थी, हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी, बिल्कुल थी। ज्ञान की पत्रिका होने के अलावा कलात्मक साहित्य की पत्रिका थी, बिल्कुल थी। और यह पत्रिका हिंदी नवजागरण का मुखपत्र थी, बिल्कुल हिंदी नवजागरण का मुखपत्र भी थी। रामचंद्र तिवारी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को शैली की दृष्टि से प्रमुखतः जिन कोटियों में माना उनका सही विकल्प है। तो रामचंद्र तिवारी जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध को वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक मानते हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा कि उनके वर्णन करने वाले ज़्यादा थे, भावात्मक थे और विचारात्मक थे। मनोविश्लेषणवादी तो बाद में लिखे जाने लगे, तो मनोविश्लेषणवादी हो नहीं सकते। विवरण कुछ ऐसा था नहीं। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से बेमेल बताना है। तो चतुर्सेन शास्त्री ऐतिहासिक उपन्यासकार थे, बिल्कुल सही बात है। श्रीकांत वर्मा आंचलिक नहीं थे, श्रीकांत वर्मा आंचलिक उपन्यास नहीं लिखते थे, ये सत्य है, बेमेल है। प्रेमचंद जी आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी थे, बिल्कुल सही है। और इला चंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी थे, बिल्कुल सही है। नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों और कहानी संग्रह का असंगत विकल्प बताना है। राजेंद्र यादव अभिमन्यु की आत्महत्या, ये कहानी है राजेंद्र यादव की। कमलेश्वर जी की है राजा निर्वंशिया। निर्मल वर्मा बादलों के घेरे नहीं, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की है। मोहन राकेश इंसान के खंडहर, हाँ तो मोहन राकेश की इंसान के खंडहर सही है कहानी, ठीक है। और बादलों के घेरे क्या है? कृष्णा सोबती की है। निर्मल वर्मा की तो परिंदे कहानी है। निम्न में से कौन सा उपन्यास महिला उपन्यासकार द्वारा नहीं लिखा गया? मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती ने लिखा। कठगुलाब मृदुला गर्ग ने लिखा। दीवार में एक खिड़की है रहती है, पिछली बार काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जी को अकादमी पुरस्कार मिला था, इस वजह से इसी रचना के लिए मिला था। विनोद कुमार शुक्ल जी का है, तो ये महिला उपन्यासकार नहीं है, ये जेंट्स है। तो दीवार में एक खिड़की रहती। और तालाबंदी उपन्यास प्रभा खेतान का है, याद रख लेना। तालाबंदी किसका है? प्रभा खेतान का। कठगुलाब मृदुला गर्ग का। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का। और दीवार में एक खिड़की रहती है विनोद कुमार शुक्ल जी का। निम्न में से यशपाल का कौन सा उपन्यास स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रकाशित है? देशद्रोही है वो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का प्रकाशित है।
देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष लगभग 1945 में, नहीं 45 नहीं सॉरी 43 में है देशद्रोही, है ना। 2 उपन्यास लिखे थे इन्होंने, तो देशद्रोही पहले लिखा था 1943 के अंदर, ठीक है। और बाकी बाद में लिखे गए हैं अमिता, मनुष्य के रूप और झूठा सच। झूठा सच तो 58 में जाके लिखा गया है, तो ये काफ़ी बाद के हैं। निम्न में से ऐतिहासिक नाटकों में से रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो महाराणा प्रताप है, ये प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है। नील देवी भारतेंदु का है। अमर सिंह राठौड़ राधा चरण गोस्वामी का है। संयोगता स्वयंवर श्रीनिवास दास का है। महाराणा प्रताप है वो राधा कृष्ण दास का है, ना कि प्रताप नारायण मिश्र का। राधा कृष्ण दास के ही है महाराणा प्रताप, दुखिन बाला, पद्मावती, ऐतिहासिक एक तरीके से नाटक लिखे थे उन्होंने। तो राधा कृष्ण दास का, राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी में भी आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। अमर सिंह राठौड़ राधा चरण गोस्वामी का है और नील देवी भारतेंदु का हो ही गया। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? घासवाड़ी प्रेमचंद ने लिखी है, आत्मसंगीत लिखी है और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम लिखी है। अब आप कहोगे प्रेमचंद की हमने तो ये सारी कहानियाँ नहीं पढ़ी, लेकिन आप एक बात बताइए, रक्षाबंधन तो पढ़ी होगी। रक्षाबंधन वृंदावन लाल वर्मा की है, तो अपन इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो रक्षाबंधन कहानी है ना, वो प्रेमचंद की नहीं है, ये वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखी है। इसलिए बाकी जो बच गई वो उनकी प्रेमचंद की है। अभी छोटी कहानियां हैं, घासवाड़ी, आत्मसंगीत और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। सांसारिक प्रेम और देश प्रेम तो फिर भी पढ़ी हुई है कि भाई प्रेमचंद की है कहानी, लेकिन आत्मसंगीत और घासवाड़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। याद रखना, रक्षाबंधन उनकी नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा की है। बाकी प्रेमचंद की घासवाड़ी, आत्मसंगीत याद रखना, रिपीट हो सकता है कहीं भी क्वेश्चन। कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकारों की दृष्टि से बेमेल विकल्प बताना है। भाई जो कहानी आंदोलन हुए थे उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो कहानी आंदोलन से कौन कौन जुड़े थे? गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, बिल्कुल सही। समांतर कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कमलेश्वर जी को माना जाता है, ना कि दूधनाथ सिंह को। तो कमलेश्वर जी और इसमें मिथिलेश्वर जी का नाम आता है, मृदुला गर्ग का नाम आता है और कामतानाथ जी भी हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि समांतर कहानी आंदोलन से जुड़े थे। इब्राहिम शरीफ जी हैं, रमेश उपाध्याय हैं, बहुत सारे ऐसे और भी नाम हैं ना। मणि मधुकर जी का भी नाम समांतर कहानी से जोड़ा जाता है। तो ये दूधनाथ जी और श्रीकांत वर्मा ये बिल्कुल इसमें नहीं है कि ये समांतर कहानी से जुड़े हुए थे। सक्रिय कहानी से राकेश वत्स इनके प्रवर्तक हैं, राकेश वत्स, धूमकेतु, चित्रा मुग्दल। सचेतन कहानी से महीप सिंह, हिमांशु जोशी और ममता कालिया, ये सही है, याद रखिएगा। आगे इनको अलग अलग भी याद कर लीजिएगा। सक्रिय कहानी से जैसे महिलाओं के बारे में पूछ लिया गया, तो सक्रिय कहानी से जुड़ी हुई थी महिलाओं में चित्रा मुग्दल, समांतर कहानी से जुड़ी हुई थी मृदुला गर्ग और सचेतन कहानी से आंदोलन से जुड़ी हुई थी ममता कालिया। और कहानी में तो कोई महिला थी नहीं शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी निम्न में से ललित निबंध संग्रह नहीं है। किसका ललित निबंध संग्रह नहीं है? या ललित निबंध लिखने वाले कुछ लोग ही हुए हैं, जैसे मेरा नाम मुकुट भीग रहा है, ये विद्या निवास मिश्र जी का है। रस आखेटक है, ये ललित निबंधकार थे विद्या निवास मिश्र जी। और रस आखेटक है, ये कुबेर नाथ राय जी का है, ये भी ललित निबंधकार थे। और जो अशोक के फूल है, ये अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है हमारे, उनका है, उन्होंने भी काफ़ी ललित निबंध लिखे हैं। लेकिन जो बलकम खुद है, ये नामवर सिंह जी की रचना है, निबंध है, तो ये ललित निबंध के अंदर नहीं आता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक समीक्षा संबंधित निबंध नहीं है। तो इन्होंने अलग अलग बांटे हैं, एक व्यवहारिक समीक्षा, एक सैद्धांतिक समीक्षा रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो जो लोभ और प्रीति है वो व्यवहारिक समीक्षा के अंदर आता है, सैद्धांतिक समीक्षा के अंदर नहीं आता। काव्य में रहस्यवाद, साधारणीकरण और कविता क्या है, ये सैद्धांतिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। निम्न में से हिंदी के मनोवैज्ञानिक आलोचक नहीं है। मनोवैज्ञानिक आलोचक हम पढ़ते हैं इलाचंद्र जोशी को, अज्ञेय जी को और देवराज उपाध्याय को। शांति प्रसाद द्विवेदी जी को नहीं पढ़ते। इसमें एक नाम और ऐड करेंगे अपन, जैनेन्द्र जी को, है ना, वो भी काफ़ी मनोवैज्ञानिक आलोचक है और मनोविश्लेषणात्मक उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी है। आलोचक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और देवराज उपाध्याय। निम्न में से लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है। लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र, भाई बहुत कंफ्यूज करेगा। तो लक्ष्मी नारायण लाल का अलग लिख लियो और लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक ही पन्ना पे आधा भाग में अलग लिख लियो। दोनों कंपेरिजन करके पढ़ियो तो याद रहेगा, नहीं ये याद ही ना रहना, ठीक है। रक्त कमल, अंधा कुआं,
और कलंकी लक्ष्मी नारायण लाल का है, लेकिन सेतुबंद नहीं। सेतुबंद सुरेंद्र वर्मा का नाटक है और बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है सुरेंद्र वर्मा के, सारे याद कर लेना, क्रम भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृत हरिश्चंद्र द्वारा नाटक अनुदित नहीं है, मैंने बताया था अनुदित नाटक, मौलिक नाटक ऐसे बहुत पूछते हैं, तो इनका नील देवी है वो मौलिक नाटक माना जाता है। भारत जननी अनुदित है, पाखंड विखंडन भी अनुदित है और विद्या सुंदर भी अनुदित है। निम्न में से कौन सी संस्मरण विधा की रचना नहीं है? संस्मरण कौन सा नहीं है? अरे आया और याद रहेगा, गे की है कलम का सिपाही, अमृत राय की है और अमृत राय ने लिखी, और सिंहावलोकन है यशपाल की। जो आंगन के बंधनवार है वो संस्मरण नहीं है। सॉरी, ये क्वेश्चन अपन ने उल्टा पढ़ लिया, ये तीनों क्या दे रखी है? जीवनी दे रखी है। अरे और याद रहेगा, ये तो यात्रा वृत्तांत है। इसमें पूछा है कि संस्मरण विधा की रचना है कौन सी है, नहीं पूछा, इसमें पूछा है। अब देखो इतने क्वेश्चन अपन ही पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो लेकिन फिर भी याद रखना है अपने को कि संस्मरण विधा की रचना पूछी है कि कौन सी है, तो आंगन के बंदरवार है संस्मरण विधा, ये विवेकी राय की संस्मरण है, और सिंहावलोकन है यशपाल की है, जो उनकी आत्मकथा कह सकते हैं, शायद मेरे अकॉर्डिंग आत्मकथा है, मुझे अभी ज़्यादा याद नहीं आ रहा। लेकिन कलम के सिपाही ये जीवनी है, ये अमृत राय ने लिखी है, अमृत राय उनके पुत्र थे प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई जीवनी है। अरे यह और याद रहेगा, यात्रा वृत्तांत अज्ञे ने लिखा है, ठीक है। और आंगन के बंधनवार ये विवेकी राय की संस्मरण विधा है, और इसमें ये है कि इन्होंने अपने ग्रामीण संस्कृति से भी जुड़े हुए जो भी संस्मरण था और जो समकालीन साहित्यकार था उनके बारे में लिखा है। संस्मरण और रेखा चित्र और उनके रचनाकार का सही विकल्प बताना है कि कौन सा है, तो संस्मरण और रेखा चित्र लगभग एक जैसे ही रहे, तो उनमें पूछा है कि सही विकल्प बताइए कौन से है। मिट्टी के पुतले हैं प्रकाश चंद्र गुप्त का, ठीक है, तो ये याद रखना है, मिट्टी के पुतले किसके हैं? प्रकाश चंद्र गुप्त के हैं। और एक युग और एक प्रतीक किसकी है? ये बनारसी दास चतुर्वेदी की नहीं है, ये संस्मरण है देवेंद्र सत्यार्थी जी का। और वे दिन वे लोग, ये शिव पूजन सहाय का है, इसके नीचे ही दूसरे ऑप्शन में देखेंगे ना अपन, शिव पूजन सहाय का। और माटी की मूर्तें, ये है रामवृक्ष बेनीपुर जी का, इम्पोर्टेंट है, रामवृक्ष बेनीपुर जी का है। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवनी है व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर लिखी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2010 में प्रकाशित है, इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिए, जीवनी है। निम्न में से कौन सी आत्मकथा नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा नहीं है, उपन्यास है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और एक कहानी है भी, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सोन रिक्शा जी की आत्मकथा है। और अर्ध कथानक जो है बनारसी दास जैन का है, जो उनकी पहली आत्मकथा मानी जाती है कि भाई आत्मकथा में सबसे पहले उनकी मानी जाती है, बनारसी दास जैन की। हिंदी का हास्य व्यंग प्रधान पत्र है, मतवाला है, किसके द्वारा संपादित हुआ था? निराला जी इसके संपादक थे, मतवाला, इम्पोर्टेंट है। सामग्री वैशिष्ट्य की दृष्टि से हिंदी शोध पत्रिकाओं में शामिल नहीं है। हाँ, अगर शोध पत्रिकाओं की बात करते हैं तो नागरी प्रचारणी पत्रिका शोध पत्रिका रही है, सम्मेलन पत्रिका रही है, और हिंदी अनुशीलन रही है, लेकिन सारिका पत्रिका बहुत बाद में है जो शोध पत्रिकाओं में शामिल नहीं थी। निम्न में से यात्रा वृत्तांत को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर है रामवृक्ष बेनीपुरी, यात्रा वृत्तांत। पृथ्वी की परिक्रमा के लिए सेठ गोविंदास जी की। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है, और लोहे के दीवार के दोनों ओर यशपाल की है। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल की, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, और पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंदास जी की। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सेकंड ऑप्शन है घ ये आ जाएगा। हिंदी पत्रिका और उसके संबंध स्थान का सही विकल्प बताना है, तो सही विकल्प है नाट्य वार्ता जो थी वो कलकत्ता से निकलती थी, और बाकी जो थी वो कलकत्ता, जैसे मधुमती है वो जयपुर से नहीं निकलती है ना, तो ये और ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन ये आपके लिए
एक काम है कि आप इनके साक्षात्कार, मधुमती और बहुवचन, इन पत्रिकाओं का जो स्थान था वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपने इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इनका ढूंढ के लिखेंगे और इनके संपादककर्ता के भी नाम लिखेंगे। मैं देखूंगी किस किस ने लिखे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ कि आज का PYQ कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो आगे सीरीज बढ़ाएं, नहीं अच्छे लगे हो तो बता देना। नहीं अच्छे लगे हो तो डिसलाइक का कमेंट बॉक्स में लिख देना कि नहीं बढ़िया लगे, डिसलाइक कर देना। अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो ही ये सीरीज आएगी, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो होने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं PYQ का। अगर PYQ चाहिए तो PYQ आप लाइक या फिर PYQ का कोई भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं। ओके जी, धन्यवाद जी, मिलते हैं कल फिर दूसरी वीडियो में।